आज हम भारतीय संघ व्यवस्था की प्रकृति क्या है इसके बारे में बात करेंगे। हमारे भारत में संविधान द्वारा संघात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। संघात्मक प्रणाली को की प्रकृति क्या है, अर्थात संघात्मक प्रणाली किस तरह से कार्य करती है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। यदि हम देखें तो संघात्मक प्रणाली में समय समय पर बदलने वाली परिस्थितियों के कारण परिवर्तन आता रहता है और संघात्मक प्रणाली अपना स्वरूप चेंज करती रहती है। संघात्मक व्यवस्था में एक निरंतर विकसित रहने वाली व्यवस्था है। हम यदि देखें तो संघात्मक प्रणाली की स्थापना जिन देशों में हुई थी और संघात्मक व्यवस्था के जो मुख्य लक्षण उस समय माने गए थे वो 20वीं शताब्दी में चेंज हो गए थे। 19वीं शताब्दी में इस बात पर संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत इस बात पर बल दिया गया था कि केंद्रीय सरकार की बजाय राज्यों के पास अधिक अधिकार होने चाहिए, राज्यों को अधिक स्वायत्तता होनी चाहिए। लेकिन 20वीं शताब्दी में यदि हम देखें तो प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध आदि राजनीतिक परिस्थितियों के कारण, विज्ञान का विकास होने के कारण, आर्थिक परिस्थितियों के कारण, सामाजिक परिस्थितियों के कारण संघात्मक व्यवस्था में परिवर्तन आया और अब ये माना जाने लगा कि इन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप इकाइयों की सरकारों की बजाय केंद्रीय सरकार शक्तिशाली होनी चाहिए। और जहाँ पहले राज्यों को की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल दिया गया, वहाँ 20वीं शताब्दी में इस बात पर बल दिया गया कि केंद्रीय सरकार के पास इकाइयों की सरकार की तुलना में अधिक शक्तियाँ होनी चाहिए। दूसरा, संघात्मक व्यवस्था के बारे में ये माना जाने लगा कि केंद्र और इकाइयों या राज्यों की सरकार के मध्य आपस में सहयोग होना चाहिए। ये दोनों प्रकार की सरकारें एक दूसरे की विरोधी सरकार नहीं है, बल्कि संघात्मक व्यवस्था तभी सही तरह से कार्य कर सकती है जब इन दोनों व्यवस्थाओं के मध्य सहयोग पाया जाए। इसी आधार पर संघात्मक व्यवस्था के 3 मॉडल प्रचलित हैं। पहला है सहयोगी संघवाद, दूसरा है एकात्मकवादी संघवाद और तीसरा है सौदेबाजी वाली संघीय व्यवस्था। सामान्य तौर पर जहाँ संघात्मक प्रणाली पाई जाती है वहाँ ये तीनों मॉडल में से कोई भी मॉडल पाया जाता है। यदि हम भारतीय संघात्मक व्यवस्था को देखें तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में प्रमुख रूप से 2 मॉडल पाए गए, सहयोगी संघवाद और एकात्मकवादी संघवाद। भारत में क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक स्थितियां रहीं उसके अनुसार संघात्मक व्यवस्था कार्य करती रही। हम यदि देखें तो पूर्व में क्योंकि केंद्र में और राज्य में दोनों में ही कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए स्वतंत्रता के बाद से लेकर 1964 तक सामान्य तौर पर सहयोगवादी संघवाद और एकात्मकवादी संघवाद की प्रवृत्ति देखने को मिली, दोनों की मिलीजुली रूप से मिली। लेकिन बाद में 1967 से लेकर कुछ समय तक सौदेबाजी वाली संघीय व्यवस्था का भी कुछ ना कुछ मिलता है। 77 के बाद जब मिलीजुली सरकारें बनी तब भी सौदेबाजी, लेकिन मुख्य रूप से भारतीय संघात्मक प्रणाली सहयोगी संघवाद और एकात्मकतावादी संघवादी प्रणाली रही। भारतीय संविधान में यदि हम देखें तो सहयोगवादी संघवाद की स्थापना करने वाली जो संस्थाएं पाई जाती हैं वो निम्न है। हमारे यहाँ संविधान के द्वारा संघीय व्यवस्था में संघात्मक व्यवस्था जो अपनाई गई वो सहयोगी संघवाद की और एकात्मकतावादी संघवाद की अपनाई गई। सहयोगी संघवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग बर्च के द्वारा किया गया और उन्होंने कहा सहयोगी संघवाद का तात्पर्य उस व्यवस्था से जिसमें सामान्य और
क्षेत्रीय सरकारों में सहयोग का चलन होता है और क्षेत्रीय सरकार आंशिक रूप से सामान्य सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदानों पर निर्भर हों और दोनों के मध्य सशर्त अनुदान विकास के ऊपर आधारित हो। अर्थात उनका ये कहना है कि केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकार के मध्य आपस में सहयोग होना चाहिए, क्योंकि और एक केंद्रीय सरकार इकाइयों की सरकार को अनुदान देती है और वो अनुदान इस आधार पर होना चाहिए कि वो अपने क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करें। भारत में सहयोगी संघवाद की स्थापना करने वाली प्रमुख संस्थाएं निम्न हैं: नीति आयोग, पूर्व में योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। समवर्ती सूची का एक विषय है सामाजिक और आर्थिक नियोजन। सामाजिक और आर्थिक नियोजन क्योंकि समवर्ती सूची में रखा गया, इसलिए यह राज्य और केंद्र दोनों की विषय वस्तु था। इस आधार पर योजनाबद्ध विकास करने हेतु केंद्रीय सरकार के द्वारा एक योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग के द्वारा संपूर्ण देश के आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी और ये पंचवर्षीय योजनाएं विभिन्न राज्यों के विकास के लिए होती थी। योजना आयोग के द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती थी उनके संबंध में अंतिम निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता था और राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य आदि सम्मिलित होते थे। इस तरह से योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषयों पर योजना बनाने और उन्हें स्वीकृत करने का कार्य करती थी। अब योजना आयोग की जगह 2014 में नीति आयोग बना दिया गया है और नीति आयोग का कार्य भी योजना आयोग की तरह संपूर्ण देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना है। ये जो योजनाएं पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग के द्वारा बनाई जाती थी, इनके तहत सरकार को केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को अनुदान देने का कार्य किया जाता था। राज्य और केंद्र सरकार के मध्य सहयोग का जो दूसरी संस्था है वो है वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार यह प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार के द्वारा 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग बनाया जाएगा जो कि केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संबंधों का सुचारू रूप से संचालन करेगा और केंद्रीय सरकार को और राज्य सरकारों को सुझाव देगा। तो वित्त आयोग दोनों प्रकार की सरकारों के मध्य वित्तीय संबंधों को मध्य सहयोग करने के लिए एक संस्था के रूप में एक प्रमुख संस्था है। तीसरी सहयोगवादी संस्था है अंतर्राज्यीय परिषद। राज्यों के मध्य या केंद्र और सरकारों के मध्य विवादों को समाप्त करने के लिए, विवादों का निपटारा करने के लिए हमारे संविधान में एक प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 263 में एक अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था की गई जिसका कार्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच या राज्य सरकारों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा करना था। 1990 में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई। इस अंतर्राज्यीय परिषद में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री आदि सम्मिलित होते थे। कावेरी विवाद आदि जो सुलझाए गए थे वो अंतर्राज्यीय परिषद के द्वारा ही सुलझाए गए थे विभिन्न राज्यों के मध्य। तो अंतर्राज्यीय परिषद दोनों राज्यों के मध्य या केंद्र या राज्य सरकारों के मध्य सहयोग स्थापित करने वाली एक प्रमुख संस्था है। दोनों के मध्य सहयोग स्थापित करने में अखिल भारतीय सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे यहाँ संविधान में संपूर्ण भारत के लिए अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की गई है। पहली है भारतीय प्रशासनिक सेवा और द्वितीय भारतीय पुलिस सेवा।
इन सेवाओं के पदाधिकारी केंद्रीय सरकार के क्षेत्र और राज्य सरकारों के क्षेत्र दोनों में नियुक्त किए जा सकते हैं और व्यवहार में इन सेवाओं ने सहयोगी संघवाद और एकात्मकतावादी संघवाद के महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा चुनाव आयोग और नियंत्रक और महालेखक परीक्षा के दोनों ही संपूर्ण भारत के लिए कार्य करते हैं। इस तरह से ये संस्थाएं केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य सहयोग की स्थापना करती हैं। कुछ अन्य संस्थाएं भी हैं जो सहयोगी संघवाद की दिशा में सहयोग करती हैं, जैसे कि यूजीसी जो शिक्षा के संबंध में राज्य और केंद्र सरकार के मध्य सहयोग स्थापित करती है। प्रति वर्ष जो राज्यपाल सम्मेलन और मुख्यमंत्री सम्मेलन, गृह मंत्री सम्मेलन और विभिन्न अन्य मंत्रियों के जो सम्मेलन होते हैं वो भी केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य जो ये विभिन्न विषय हैं इन पर सहयोग स्थापित करने के लिए होते हैं। हमारे यहाँ इन संस्थाओं के द्वारा संघीय केंद्र और राज्यों के संबंधों को सुचारू रूप से चलाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। संघात्मक व्यवस्था का जो दूसरा मॉडल भारत में पाया जाता है वो एकात्मकतावादी संघवाद है। भारत में एकात्मकतावादी संघवाद को अपनाया गया है। एकात्मकतावादी संघवाद हमारे भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया गया, क्योंकि 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब भारत को एक शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता थी। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी था और उसके लिए ज़रूरी था कि संविधान में ऐसी व्यवस्था की जाए कि संकट की परिस्थितियों में भारत में एकात्मकवादी व्यवस्था को बिना कोई परिवर्तन किए लिया जा सके। एकात्मकतावादी संघवाद के लक्षण भारतीय संविधान में पाए जाते हैं और ये निम्न हैं। नंबर 1, शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में। हमारे यहाँ केंद्र और इकाई सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा करने के लिए 3 सूचियाँ अपनाई गई हैं। एक संघीय सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। यदि हम देखें तो संघीय सूची में सबसे ज़्यादा विषय हैं, 97 विषय हैं और वो विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। राज्य सूची में 62 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में यदि इकाई सरकारों और केंद्र द्वारा बनाए गए कानूनों में यदि विवाद की स्थिति होती है तो केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए कानून को ज़्यादा मान्यता प्रदान की जाती है। राज्य सूची में यदि हम देखें तो इस तरह से यदि समवर्ती सूची और संघीय सूची में केंद्रीय सरकार के पास कानून बनाने की और प्रशासनिक कार्य करने की ज़्यादा शक्ति है। राज्य सूची के विषय पर राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन संकट काल में या राज्य विधानमंडल चाहे तो संसद राज्य सूची पर भी के विषयों पर भी कानून बना सकती है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो शक्ति विभाजन जो किया गया है वो केंद्र सरकार के पक्ष में ज़्यादा है और उसका मुख्य कारण ये था कि हमारे संविधान निर्माता केंद्रीय सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली बनाना चाहते थे। दूसरा है इकहरी नागरिकता। सामान्य तौर पर संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत 2 प्रकार की नागरिकता पाई जाती है। एक तो उस राज्य की नागरिकता, दूसरा इकाई सरकारों की नागरिकता। जैसे कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण ले सकते हैं, वहाँ राज्यों की नागरिकता अलग है और संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता है। तो वहाँ नागरिकों के पास 2 तरह की नागरिकता होती है, लेकिन भारत में इकहरी नागरिकता को अपनाया गया। भारतीयों के पास एक ही नागरिकता है, वो भारत के नागरिक होंगे और उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था इकहरी नागरिकता को अपनाने का वो ये था कि भारत को की एकता को बनाए रखने की दृष्टि से यह उचित समझा गया। तीसरी विशेषता है संघ और
राज्यों के लिए एक ही संविधान। संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत राज्यों के संविधान अलग होते हैं और संघ का संविधान अलग होता है, लेकिन भारत के संविधान के अंतर्गत संघ के संविधान के साथ राज्यों के संविधान भी सम्मिलित हैं, अर्थात राज्यों के लिए और केंद्र के लिए एक ही संविधान है, राज्यों का अपना कोई संविधान नहीं है। तो इस तरह से भारत में एक ही संविधान की व्यवस्था के द्वारा एकात्मकवादी संघवाद को सुदृढ़ करने का कार्य किया गया। चौथा है एकीकृत न्याय व्यवस्था। संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत न्याय व्यवस्था भी दो स्तरों पर होती है। एक तो संघ और राज्यों के कानूनों को लागू करने के लिए दो तरह की न्याय व्यवस्था आवश्यक समझी जाती है। भारत में दोहरी न्याय व्यवस्था नहीं अपनाई गई, बल्कि उसके स्थान पर एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। यहाँ पर न्याय व्यवस्था के सबसे सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद राज्यों में उच्च न्यायालय हैं और उसके बाद जिला न्यायालय आदि हैं। तो हमारे यहाँ एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। पांचवा है संकटकालीन में एकात्मक शासन व्यवस्था। हमारे यहाँ संविधान में अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 एवं 360 के द्वारा राष्ट्रपति को संकट काल की घोषणा करने का अधिकार है। यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल घोषित किया जाता है तो उस समय संसद को राज्य सूची में जो भी विषय दिए गए हैं उन सब पर कानून बनाने तथा राज्यों को प्रशासकीय निर्देश देने और नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। 352 के अंतर्गत जो संकट काल लगाया जाता है वो या तो संपूर्ण देश में या देश के कुछ भाग में लगाया जा सकता है। दूसरा अनुच्छेद 356 है और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यदि कभी यह महसूस होता है कि किसी राज्य में जो शासन है वो संविधान के अनुरूप नहीं चलाया गया है या कोई संकट है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है और इस तरह से केंद्रीय सरकार का अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार के ऊपर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तीसरा अनुच्छेद 360 है और 360 के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है और वित्तीय संकट की स्थिति में सभी राज्यों की वित्तीय व्यवस्था पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित हो जाता है और राष्ट्रपति राज्यों के वित्त विधेयक को अपनी मंजूरी के लिए मंगवा सकता है। तो संकट काल में यदि हम देखें तो राज्यों सरकारों के ऊपर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। राज्यों की वित्तीय शक्तियों पर और राज्यों की कानून बनाने की शक्तियां संसद के पास या राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं। अतः संकट काल में हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में एकीकृत व्यवस्था। हमारे यहाँ जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनके संबंध में एकीकृत व्यवस्था को अपनाया गया है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि हमारे यहाँ संपूर्ण देश के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है और ये निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो निर्वाचन के लिए हमारे यहाँ एक ही संस्था पाई जाती है, निर्वाचन आयोग। अब राज्य स्तर पर भी निर्वाचन आयोग पाए जाते हैं, लेकिन वो केंद्रीय सरकार के जो मुख्य निर्वाचन आयोग है उसके अधीन कार्य करते हैं। दूसरा, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं तथा पुलिस सेवाओं की व्यवस्था भी की गई है। इन सेवाओं के सदस्य राज्य में और केंद्रीय सरकार दोनों जगह प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हैं। राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से चाहे तो अन्य अखिल भारतीय सेवाओं की भी स्थापना कर सकती है। भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक के अधीन भारत की लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा
का आयोजन है, जो एक केंद्रीय सेवा है। निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, ये आदि एकीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं। हमारे यहाँ दीवानी तथा दंड संबंधी जो कानून हैं वो पूरे देश में लागू होते हैं और उनकी एकरूपता कायम करने के लिए उन्हें समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो इस तरह से ये जो एकीकृत व्यवस्था की गई है, केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक ही तरह की जो व्यवस्था की गई है इन विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, ये संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था की ओर परिवर्तित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हमारे यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। केंद्रीय स्तर पर जिस तरह की नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका पाई जाती है, उसी तरह से राज्यों में भी नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका पाई जाती है। नाम मात्र की कार्यपालिका राज्य स्तर पर राज्यपाल होते हैं और वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहते हैं। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और राज्यपाल द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यपाल द्वारा राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। और यदि 356 के तहत यदि संकट काल स्थापित किया जाता है तो उस समय राज्यपाल एक तरीक़ा से केंद्रीय एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये और जबकि वो राज्य के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। इसको लेकर हमारे यहाँ कभी कभी विवाद की स्थिति आई है, लेकिन यह राज्यों के प्रशासन पर केंद्र के द्वारा नियंत्रण रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है या माध्यम है। केंद्रीय सरकार राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन करने में सक्षम है। हमारे संविधान के द्वारा संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय और राज्यों की सरकार होती है। लेकिन हमारे यहाँ केंद्रीय विधानमंडल अर्थात संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो चाहे तो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य की सीमा को कम कर सकती है, किसी राज्य को समाप्त भी कर सकती है, या वो कोई नया राज्य भी बना सकती है, किसी राज्य की सीमाओं को तथा नाम को भी बदल सकती है। अर्थात राज्यों का जो अस्तित्व है वो एक तरीक़ा से केंद्रीय सरकार के ऊपर निर्भर है, क्योंकि यदि वो चाहे तो उनके क्षेत्र को कम कर सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, या एक राज्य का विभाजन करके 2 राज्य भी बना सकती है, उनके क्षेत्रफल में कमी भी कर सकती है। तो एक तरीक़ा से राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का जो अधिकार हमारे संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार को या संसद को दिया गया है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है और इसके द्वारा राज्य अपने अस्तित्व के लिए ही केंद्रीय सरकार के ऊपर निर्भर है। संशोधन प्रक्रिया लचीली। हमारे यहाँ सामान्य तौर पर संघात्मक प्रणाली के अंतर्गत कठोर संविधान संशोधन प्रक्रिया को अपनाया गया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है वो लचीली है। हमारे संविधान के अधिकांश जो प्रावधान हैं उसमें संसद अपने साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकती है। कुछ प्रावधानों में संशोधन करने के लिए संसद के 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। केवल संसद के कुछ ही प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति आवश्यक है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो संविधान ये माना जाता है कि संघात्मक प्रणाली के अंतर्गत संविधान संशोधन में राज्यों और केंद्रीय सरकार दोनों की भूमिका होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ही प्रावधानों में राज्यों की सहमति आवश्यक है
और संशोधन प्रक्रिया में संसद किसी भी तरह का परिवर्तन अधिकांश प्रावधानों में कर सकती है। और इस तरह से संशोधन प्रक्रिया के द्वारा हमारे यहाँ एकात्मक शासन प्रणाली या केंद्रीय सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने का कार्य किया गया है। केंद्रीय सरकार को शक्तिशाली या एकात्मकवादी संघवाद की ओर प्रेरित करने में दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति। हमारे संविधान के द्वारा राज्य आर्थिक दृष्टि से केंद्रीय सरकार पर निर्भर हैं। केंद्र द्वारा राज्यों को विभिन्न प्रकार के अनुदान दिए जाते हैं और इन अनुदानों के माध्यम से और इस आर्थिक सहायता के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। हमारे यहाँ अधिकांश राज्य आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हैं और अपने विकास के लिए वो केंद्र सरकार के ऊपर या आर्थिक संबंधों के संचालन के लिए वो केंद्रीय सरकार के ऊपर अत्यधिक निर्भर हैं और इस कारण केंद्रीय सरकार आर्थिक सहायता देने में राज्यों के मध्य भेदभाव की स्थिति भी स्थापित करती है कभी कभी, या हम ये कह सकते हैं कि राज्य आर्थिक संसाधनों के लिए पूर्ण रूप से केंद्रीय सरकार के ऊपर निर्भर है और इसने राज्यों की स्थिति को तो दुर्बल बना दिया है और केंद्र को शक्तिशाली बना दिया है। तो आर्थिक शक्तियाँ जो केंद्र सरकार के पास है, इसने हमारी संघवाद को एकात्मकतावादी संघवाद में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व। संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत वैसे तो दो प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं, केंद्रीय स्तर पर और राज्यों के स्तर पर। लेकिन यदि हम भारत में देखें तो प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण है और कभी कभी प्रधानमंत्री पद पर जो व्यक्ति आसीन रहे हैं उनका व्यक्तित्व बहुत चमत्कारी रहा है और उसने न केवल केंद्रीय सरकार की राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित करा है बल्कि राज्य सरकारों की राजनीति को भी प्रभावित करा है। और प्रधानमंत्री का जिन प्रधानमंत्री का चमत्कारी व्यक्तित्व रहा है उनके आगे जो राज्य के नेता हैं उनका व्यक्तित्व फीका लग गया है और वो कोई ऐसे प्रधानमंत्रियों का जो सशक्त प्रधानमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री उनका विरोध करने की सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सामान्य तौर पर देखा जाए तो केंद्रीय और राज्य स्तर पर जो सरकारें हैं वो किसी दल विशेष से संबंधित होती हैं और प्रधानमंत्री क्योंकि उस राष्ट्रीय दल का प्रमुख नेता होता है और मुख्यमंत्री उस दल के यदि मुख्यमंत्री हैं तो वो प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करते हैं। हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि इंदिरा गांधी एक सशक्त प्रधानमंत्री थी और उनकी दल के राज्यों में जो उनके दल की सरकारें थी, मुख्यमंत्री उनके निर्देशों पर कार्य करते थे। सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में हम अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी का उदाहरण ले सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण ले सकते हैं। और इनके चमत्कारी व्यक्तित्व के आगे जो इनके दल के मुख्यमंत्री हैं या अन्य जो भी मुख्यमंत्री हैं वो इतने प्रभावी नहीं रह पाते। नीति आयोग और योजना आयोग। 1950 में, जैसे मैंने पूर्व में बताया है कि 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था और योजना आयोग का कार्य संपूर्ण देश के विकास को करना था, क्योंकि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ प्रभावी मंत्री भी होते हैं। योजना आयोग का कार्य संपूर्ण देश के लिए योजना बनाने का है और क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं तो आर्थिक योजना बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और व्यवहार में आयोग ने संविधान और शासन दोनों को बहुत प्रभावित करा है। नीति और वित्त संबंधी सभी मामलों में योजना आयोग के कारण राज्यों की जो स्वायत्तता है वो दबकर रह गई है। इसलिए भारतीय संघवाद के अंतर्गत योजना आयोग का केंद्रीकृत प्रभाव रहा है। राष्ट्रीय विकास परिषद। भारतीय संघवाद को
एकात्मकतावादी संघवाद में परिवर्तित करने में राष्ट्रीय विकास परिषद की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राष्ट्रीय विकास परिषद देश की आर्थिक नीतियों के निर्धारण में अत्यंत प्रभावशाली है। यह परिषद भी संविधान के अनुसार इसका संविधान में इसका कोई प्रोविज़न नहीं था। इसका लक्ष्य है योजना आयोग केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य सामंजस्य बनाए रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद पूर्व में योजना आयोग की एक शीर्ष संस्था थी और योजना आयोग के द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती थी उनको व्यवहारिक रूप देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। तो इस तरह से यदि हम देखें तो हमारे संविधान के अंतर्गत भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। उसके अलावा हमारी यदि जो राजनीतिक परिस्थितियाँ या कुछ संस्थाओं का जो उदय बाद में हुआ है, संविधान के अलावा हुआ है, उन सब के कारण भारतीय संघवाद एकात्मकतावादी संघवाद के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा समय समय पर ऐसी राजनीतिक स्थितियां जन्म लेती हैं जिनके कारण भारतीय संघवाद में केंद्रीय सरकार एक महत्वपूर्ण सरकार के रूप में कार्य करती है और राज्य सरकारों के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। यदि हम निष्कर्ष तौर में देखें तो हमारे संविधान में एकात्मक शासन व्यवस्था के कुछ लक्षण अवश्य दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा संविधान संघात्मक नहीं है। भारतीय संविधान एक ऐसा एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय तत्व भी हैं और ये एक अर्ध संघीय राज्य की स्थापना करता है।